और आप यहाँ उसकी एप्लीकेशन को देख करके तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि आखिरकार जितनी आपकी सैलरी भी नहीं है उससे कहीं ज़्यादा आपकी पत्नी ने आपसे पैसा मांग लिया है। अब आप कैसे क्या करें? मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे एक बात कहा करते हैं कि अब उनको मेरे वीडियोस इतने भाने लगे हैं कि ये वीडियोस उनको एनर्जी बूस्टर की तरह काम करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी मेरे वीडियोस को, मेरे थॉट्स को, मेरे कंटेंट को इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं अपने अपने लाइक्स और कमेंट्स के ज़रिए। मेरे पास जो सबसे ज़्यादा सवाल आज की तारीख में पूछा जाता है कि चाहे वो सेक्शन 24 की एप्लीकेशन हो या वो सेक्शन 125 CRPC की एप्लीकेशन हो, यानी कि मेंटेनेंस या खर्चे से संबंधित जो केस कोर्ट में किया करते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है वो यही पूछा जा रहा है कि किन किन बातों का ध्यान रख कर के कितना पैसा कोर्ट के द्वारा तय किया जाता है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो के द्वारा ही मैं आप सभी के साथ एक नई कड़ी शुरू करने जा रही हूँ कि कोर्ट कौन कौन सी बातों पर ध्यान देता है किसी भी केस में पत्नी पक्ष को खर्चा दिलवाते समय। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हो तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, ये तो बिल्कुल सत्य है कि जब भी आप सभी लोगों का किसी भी फैमिली कोर्ट में कोई भी केस दर्ज हुआ करता है तो उस केस में पत्नी की तरफ से जो भी एप्लीकेशन आती है उसमें साथ में खर्चे की एप्लीकेशन धप्पा ज़रूर कर दिया करती है। और इसी तरह से जब पति पक्ष की तरफ से कोई भी केस किसी भी सेक्शन के अंतर्गत कोई भी केस जब किया जाता है तो पत्नी का ये परम धर्म हुआ करता है कि वो आते ही सबसे पहले खर्चे की एप्लीकेशन लेकर के धप्पा आप पर कर दिया करती है। और यहीं पर आपके लिए परेशानी का सबब खड़ा हो जाता है, क्योंकि पत्नियां जब खर्चे की एप्लीकेशन को कोर्ट में दर्ज करती हैं तो वो अपने बारे में तो सारी जानकारियों को छुपा जाती है। और इसी पॉइंट पर मैंने एक वीडियो आप सभी के लिए पहले से साझा कर रखा है, इसका लिंक मैं आप सभी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर सुनिएगा। अब देखिए, उन्होंने अपनी बहुत सारी बातें तो छुपा ली लेकिन आपके बारे में झूठा एक बड़ा महल खड़ा कर दिया। अगर आप कमाते हैं 10,000 रुपया तो वो दिखा रही हैं कि आप कमा रहे हैं 50,000 रुपया, और उसके बाद आपकी रेंटल इनकम यानी कि किराए की जो पैसा है उसको भी दिखा देते हैं, 40-50 हज़ार आप वहाँ से ले रहे हैं। खेती बाड़ी से भी आपके बहुत सारा आपके पास पैसा आ रहा है और आप यहाँ उसकी एप्लीकेशन को देख करके तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि आखिरकार जितनी आपकी सैलरी भी नहीं है यानी जितनी आपकी मासिक कमाई भी नहीं है उससे कहीं ज़्यादा आपकी पत्नी ने आपसे पैसा मांग लिया है। अब आप कैसे क्या करें? अब आपका एक ही सवाल होता है सभी से पूछने का कि आप 10,000 रुपया कमाते हैं और आपकी पत्नी ने आपसे 25,000 रुपया महीना मांग लिया है, और इतना पैसा आप लाएंगे कहाँ, क्योंकि इतनी तो आपकी कमाई भी नहीं है। अब इसी बात को एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लेते हैं कि ए एक पति है और वो 10,000 रुपया, जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि वो 10,000 रुपया कमाते हैं, और बी भी एक पत्नी है, वो 15,000 रुपया कमाती हैं। लेकिन जब ए ने तलाक का केस दायर किया कोर्ट के अंदर इस पत्नी के विरुद्ध यानी बी के विरुद्ध, तो पत्नी ने आते ही उसके तलाक के केस में जवाब देने की बजाय उसने एक मेंटेनेंस की एप्लीकेशन
लगा दी। और यहाँ पर उसने ये भी कहा कि क्योंकि उसके पास कमाई का कोई साधन नहीं है और उसके पति का कर्तव्य है कि वो उसकी ज़रूरतों का पालन करे। यहाँ चाहे पत्नी कितने ही पैसे क्यों ना मांग रही हो, पति चाहे कितना ही क्यों ना कमा रहा हो, सबसे पहले इस केस में किसी भी एप्लीकेशन को डिसाइड करते समय दोनों पक्षों का स्टेटस कोर्ट के द्वारा बहुत ही सूक्ष्मता से देखा जाता है, यानी कि बहुत ही नज़दीकी से, बहुत ही गहनता से, बहुत ही पैनी नज़र से देखा जाता है कि असल में दोनों पक्षों का स्टेटस क्या है। मान लेते हैं कि पति, ये जो ए पति है जो 10,000 रुपया कमाता है, ये एक झुग्गी में रहता है और इसी तरह से ये जो पत्नी है बी, ये भी एक झुग्गी में रहती हैं। चाहे इन्होंने कितना ही पैसा क्यों ना मांगा हो, लेकिन ये स्टेटस भी तो है ना बेटा कि असल में इन दोनों की ज़रूरतें क्या हो सकती हैं, इन दोनों का पहले रहन सहन क्या रहा हो सकता है, या इस लेडी को, इस बीवी को कितना पैसा दिलवाया जाना चाहिए, इस बात पर विचार करते समय या इस बात पर निर्णय लेते समय जज साहब सबसे पहले स्टेटस देखेंगे कि इस लड़की का ये स्टेटस नहीं है कि उसको लाख रुपया हर माह दिलवाया जाए, 50,000 रुपया हर माह दिलवाया जाए या इससे ज़्यादा दिलवाया जाए। और इधर अगर पति एक प्राइवेट नौकरी पर काम करता है और सिर्फ 10,000 रुपया कमा रहा है, उसने अपनी सैलरी स्लिप या जो भी उसका सर्टिफिकेट है, जो भी जहाँ पर भी वो काम करता है, उसने वहाँ वो जमा कर दिया कि वो 10,000 रुपया कमाता है। और यहाँ पर जज साहब दोनों के स्टेटस को अच्छी तरह से देखने के बाद, जो कि आप डिटेल्ड एफिडेविट में सारी चीज़ें लिखते हैं ना, तो वो इसी स्टेटस को देखने के लिए ही मांगा जाता है। और उसके बाद पत्नी ने जो लाख रुपया कमाई इस लड़के की अगर दिखाई, तो उस बात को सिरे से नकार देंगे और उन दोनों के स्टेटस के हिसाब से ही इस पत्नी को कोर्ट के द्वारा इस पति के विरुद्ध इस पत्नी के लिए पैसा मासिक बांध दिया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के वीडियो के माध्यम से ये भली भांति पता चल गया होगा कि कोर्ट भी बहुत अच्छी तरह से किसी भी मेंटेनेंस एप्लीकेशन को डिसाइड करने से पहले ये देखा करती है कि असल में जो लड़की ये कह रही है कि उसका पति लाख रुपया कमाता है, तो उस पत्नी का क्या स्टेटस है, वो कहाँ रहा करती है, ये पति का क्या स्टेटस है, वो कहाँ रहा करता है, कितना कमाया करता है, उस सभी बातों पर विस्तार से, गहनता से चिंतन करने के बाद ही आप पतियों के खिलाफ कोई भी मेंटेनेंस ऑर्डर किसी भी कोर्ट के द्वारा पास किया जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।